माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी हिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस रैपिड रिवीजन सीरीज में, जहां पर आज हम रिवाइज करेंगे हमारा क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। चलिए जी, तो अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत करें तो यहाँ पर भी हमें 600 BC से लेकर 600 CE के समय के बारे में पढ़ना है और उस समय पर किस तरीके से रिलीजियस डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनकी हमें यहाँ पर बात करनी है। उसके बाद हम बताएंगे कि भाई कौन कौन से नए फिलोसफिकल सेक्ट्स जो है वो यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं, और उसके बाद बात करी जाएगी इन्फ्लुएंस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑन द रिलीजन की किस तरीके से नए रिलीजन जो है वो अब आपको इमर्ज होते हुए दिखेंगे और उसमें आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो उसको प्रोपगेट करने में, प्रॉस्पर करने में क्या रोल प्ले कर रहा है। चलिए, उसके बाद अगर बात करी जाए कि भाई इस समय के बारे में, इन चीजों के बारे में पता करने के लिए हमारे पास सोर्सेस क्या क्या है, तो अगर बात करी जाए टेक्सचुअल एविडेंसेस की, तो यहाँ पर हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैना टेक्स्ट है और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है। और वहीं पर अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या मटेरियल रिमेन्स की बात करी जाए तो भाई मॉन्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, स्कल्पचर्स मिल रहे हैं, जो हमें इस समय पर प्रेवलेंट सेक्स के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए जी, अब यहां से हम हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा तो इसकी चैप्टर की शुरुआत होती है सांची के स्तूप के साथ, और सांची के स्तूप के बारे में यह बताया जाता है कि भाई भोपाल के नियर एक स्तूप डिस्कवर हुआ था 1818 में, और इस स्तूप को प्रिजर्व करने के लिए भोपाल के द देन जो नवाब थे उस समय पर, जो बेगम थी, बेगम शाहजहां, उन्होंने यहाँ पर बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जिसकी वजह से सांची के स्तूप का इन सितु प्रिजर्वेशन जो है वो किया गया है। सो बेगम शाहजहां प्रिजर्व्ड इट एंड सेंट द प्लास्टर कास्ट कॉपी टू द यूरोप। ठीक है कि भाई उस समय पर जब हमारा देश एक कॉलोनी बन चुका था, तो जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो यहां से इस मॉन्यूमेंट को ले जाने की बात कर रहे थे, वहीं पर हमारी इन बेगम की वजह से इस सांची के स्तूप का उस ही जगह पर यानी कि इन सितु प्रिजर्वेशन जो किया हुआ है। आगे जाकर इनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम आती है, जिन्होंने यहाँ पर प्रिजर्वेशन करने के लिए फंड इकट्ठा किया हुआ है, म्यूजियम बनवाया हुआ है, जो रिसर्च वर्क यहाँ पर किया गया उसका पब्लिकेशन करवाया हुआ है। और अगर बात करी जाए आर्कियोलॉजिस्ट की, तो जॉन मार्शल जो है उन्होंने एक काफी ज्यादा डेडिकेटेड वर्क जो है वो सांची के स्तूप को लेकर प्रिजर्व किया हुआ है। अब यहां से अगर हम बात करें हमारे ब्राह्मणिकल रिलीजन के बारे में, तो ब्राह्मणिकल रिलीजन की शुरुआत देखी जा रही है वैदिक एज से, और वैदिक पीरियड को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। तो पहला भाग जो कि 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में है, उसे कहा गया है अर्ली वैदिक एज, और दूसरा जो 1000 BC से लेकर 600 CE या 500 CE तक आप जैसे बोल सकते हैं, वो हुआ आपका लेटर वैदिक। चलिए, तो अगर अर्ली वैदिक एज की बात करी जाए तो यहाँ पर जो सोसाइटी है वो ग्रुप में रह रही है, एक ट्राइब के फॉर्म में, एक कम्युनिटी के फॉर्म में रह रही है, और इस कारण से जो वर्शिप करी जाएगी वो भी कैसी होगी बेटा, वो भी कलेक्टिव ही करी जाएगी। ठीक है, सो सोसाइटी वाज पास्टोरलिस्ट एंड कैटल वर द मेन सोर्स ऑफ देयर वेल्थ, और इस कारण से जो वर्शिप करी जा रही है वो नेचुरल फोर्सेस जैसे कि अग्नि हो गए, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, इनकी यहाँ पर पूजा करी जा रही है ताकि अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी जो है वो यहाँ पर बनी रहे। अब उसके बाद अगर हम बात करें आगे के समय की यानी कि लेटर वैदिक एज की, तो अब धीरे धीरे सेटल्ड कम्युनिटी आपको यहाँ पर इमर्ज होते हुए नजर आएंगी, और यहाँ पर अब जो लोग हैं वो अपने इंडिविजुअल वेलफेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ द सोसाइटी बिकम एग्रीकल्चर, राइज ऑफ किंगडम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अब जो रिचुअल्स हैं वो किसमें देखा जाएगा कि भाई अब इंडिविजुअल सेक्रीफाइसेस करे जा रहे हैं, और इन सेक्रीफाइसेस को कंडक्ट करवाने के लिए ब्राह्मण जो है उनकी अल्टीमेट नीड है। तो अगर बात करी जाए सेक्रीफाइसेस की, तो सेक्रीफाइस में क्या कर रहे हैं बेटा कि जो डेटीज हैं उनके लिए अलग अलग वैदिक हिम्स जो हैं वो चैंट करी जा रही हैं। तो कुछ इंडिविजुअल फैमिली जिन्हें गृहस्यु आप बोल सकते हैं ना, कि भाई जो गृहपति हैं वो मिलकर घर में एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि उनका घर जो है वो अच्छे से रहे, लालन पालन बढ़िया तरह, पीस एंड प्रोस्पेरिटी हो। और वहीं पर जब आप एलीट वर्ग की बात करेंगे तो वहां की भी बात बताई जा रही है कि भाई राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, जहां पर लोग इसे कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि उनका किंगडम जो है, उनका स्टेट जो है वो यहाँ पर प्रोपगेट हो। और दोनों ही तरीके से अगर हम बात करें कि चाहे फिर वो इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए हो या फिर स्टेट वेलफेयर के लिए हो, दोनों तरीके के जो सेक्रीफाइस है उन्हें कंडक्ट करवाने के लिए ब्राह्मण जो है उनका मेन रोल यहाँ पर है। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, डिबेट धीरे धीरे अराइज हो रही है कि भाई क्या भगवान को हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक वेल्थ की जरूरत है कि अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं
हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, तो ही भगवान आपको ब्लेसिंग देंगे। तो भगवान की पूजा करे जाने का तरीका क्या सिर्फ ब्राह्मण ही बताएंगे, क्या सिर्फ सेक्रीफाइसेस होंगे, और आखिर भगवान है क्या? ऐसे सभी क्वेश्चंस को लेकर अब कई सारे डिबेट्स यहाँ पर अराइज हो जाते हैं। सो देयर वर पीपल हु आर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, रीबर्थ, सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, और इन सभी को लेकर अब जगह जगह पर डिबेट्स होने लगी थी, और ये डिबेट्स हो रही थी कुठाग्रशाला में। सो देयर वर 64 सेक्ट्स, है ना, स्कूल ऑफ थॉट्स, जो अपने अपने तरीके के जो विचार हैं उनको लेकर एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं। और इन कुठाग्रशाला में हुई जो डिबेट्स हैं उसमें जो भी जीतता है, जो हारने वाला है, वो अगले का क्या बन जाता है? डिसाइपल बन जाता है। और इससे कई सारे सेक्ट्स जो हैं वो आपस में एक साथ मर्ज होते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है जी। अब यहां से बात करी जा रही है 6th सेंचुरी बीसी की, है ना, मतलब कि मिड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी, कि भाई यहां पर इसे क्यों पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, क्योंकि इस समय पर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये वो समय है जहां पर बड़े बड़े थिंकर्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि गौतम, महावीर, ठीक है, उसके साथ अरिस्टोटल है, सोक्रेट्स है, ये सभी लोग हैं। ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो यहाँ पर इमर्ज हो रहा है। ठीक, उसके बाद अगर बात करी जाए तो भाई ये वो समय है जहां पर नए किंगडम्स अराइज हो रहे हैं। सो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे नए किंगडम्स का बनना, सिटीज का डेवलपमेंट होना। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से रिलीजन को स्टैब्लिश किया गया है, जिस तरीके से सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया है, क्या वही एक अकेला तरीका है जिसकी वजह से सभी लोगों को फॉलो करना है, या कुछ अलग या अल्टरनेटिव मीन जो है वो भी यहाँ पर निकल के आ सकता है। ठीक है जी। और ये जो नए थिंकर्स इमर्ज हो रहे हैं, ये इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अपने नए आइडियाज को प्रोपगेट कर रहे हैं। तो अगर इस समय की बात करी जाए तो यहाँ पर 3 मेन सेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम ब्रह्मांडिकल रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर उपनिषदिक सेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि फिलोसफिकल थॉट्स की बात करता है। सो उपनिषद थिंकर्स, है ना, जिन्हें वेदांत कहा जा रहा है, इनके टीचर्स को ऋषि कहा जाता है, जैसे कि याज्ञवल्क्य हो गए, उद्दलक हो गए, और इन्होंने बात करी कि भाई ब्रह्म क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म क्या है ना, उसकी बात करी उन्होंने। वर्ल्ड क्या एक इल्यूजन है, कर्म का इसमें क्या रोल होगा, कर्म क्या आपकी रीबर्थ को कॉज कर रहा है, और नॉलेज जो है वो आपको किस तरीके से इस कर्म से फ्री कर सकता है ताकि आप अल्टीमेटली साल्वेशन की तरफ पहुंच सके। अब वहीं पर कुछ और दूसरे थॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि फैटलेस, जिन्हें आजीवक्स भी कहा जा रहा है, जिनके टीचर है मक्खली गौशाला, और उन्होंने कहा कि भाई इस जीवन में कर्म का कोई रोल नहीं है। आप कर्म करके चाहे कोई भी अपना किसी भी योनि में आप अपना बर्थ चाहते हो, लेकिन हर चीज जो है वो क्या है, इस धरती पर प्री डिटरमाइंड है। तो चाहे आपका कर्म कुछ भी हो, है ना, कर्म की कोई भी वैल्यू नहीं है इनके लिए, क्योंकि हर एक चीज जो है वो इस दुनिया में, इस धरती पर पहले से ही निश्चित करी गई है, पहले से ही डिसाइड करी गई है। अब वहीं पर एक और स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो वो हुए मटीरियलिस्ट, लोकायत्स। अब उनके टीचर हुए अजीत केश कामलिंग। अब इन्होंने क्या बताया हुआ है बेटा, इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई दिस वर्ल्ड, मतलब कि ये जो धरती है यही रियल है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है, है ना, जिसमें आप आगे जाकर पहुंचने वाले हैं। तो इस धरती पर मिल रहे जो भी सुख है उन सभी को आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर जैसे ही आपकी डेथ होगी, आपकी बॉडी के चारों पांचों एलिमेंट जो भी हैं वो इस धरती पर ही क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है। तो उसकी बात उन्होंने बताई हुई है, और वो ये भी बोलते हैं कि इस धरती पर रहकर आप जो भी एक्शन करते हैं उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको यहाँ पर अगले जन्म में जाकर भुगतना नहीं होगा। तो ये 3 अलग नए नए स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब यहाँ से बात करते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट की, एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रीचर की, जिनका नाम है लॉर्ड महावीर। अब महावीर कौन है और उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी हुई है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो अगर हम जैन धर्म की बात करें तो वैसे तो जैन धर्म बहुत पुराना है, ठीक है, 23 तीर्थंकारास आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, जो आप बोले ज्यादा प्रोपगेशन आपको दिख रहा है, वो यहाँ पर मिलेगा उसके 24 तीर्थंकारास है, जो कि है लॉर्ड महावीर। ठीक है। सो तीर्थंकारा कौन हुए बेटा, तीर्थंकारास आर द टीचर्स हु गाइड मेन एंड वुमेन टू क्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, कि आपके जीवन में जो भी अलग अलग शंकाएं हैं, आपके जीवन की नैया को पार लगाने वाला जो टीचर है उसे यहाँ पर तीर्थंकार कहा जा रहा है। अब बात करते हैं जैन धर्म की टीचिंग्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज इसके ऊपर जैन धर्म फोकस कर रहा है वो है अहिंसा, और इस अहिंसा इन्होंने बताया हुआ है कि भाई इस धरती पर हर एक जीव जो है वो क्या है ना, वो एनिमेटेड है, मतलब उसके पास लाइफ है। तो अगर आप उसकी हत्या करते हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि मन, वचन, कर्म तीनों से आपको किसको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको अहिंसा को, नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सबसे पहले हुआ नॉन वायलेंस, जहां पे वो ये बता रहे हैं कि हर एक चीज के पास, चाहे जीव हो निर्जीव हो, सभी के पास लाइफ है, एनिमेटेड होने कंसिडर किया जा रहा है। और इसके लिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इन जीवों को हार्म ना करें, है ना, उनके साथ हमें
अहिंसा को प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं कर्म की। उन्होंने ये बोला है कि अगर आप इस धरती पर रहेंगे तो आप कर्म करेंगे, और कर्म करते हुए सीधी सी बात है कि भाई आपका मरने के बाद जो रीबर्थ है वो डिसाइड होगा कि आप किस फॉर्म में जन्म लेने वाले हैं। तो अगर आप इस कर्म को करना बंद कर दें तो आप अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएंगे? साल्वेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। सो कर्म कॉजेज रीबर्थ एंड लिबरेशन कैसे मिलेगा? जब आप इस कर्म को करना बंद कर देंगे, अपने कर्म के इफेक्ट को शेड कर देंगे। और लिबरेशन का पार्ट क्या बताया हुआ है कि भाई कर्म करना कैसे बंद करोगे? कर्म करना बंद करोगे जब आप एसेटिक बन जाओगे, एसेटिज्म को फॉलो करोगे, पेनांस करोगे, ठीक है, मोनेस्टिक लाइफ को जियोगे, तब ही आप अल्टीमेटली कहां पहुंच सकते हो? साल्वेशन की तरफ पहुंच सकते हो। अब उसके अलावा यहाँ पे 5 कंडक्ट ऑफ राइट्स यहाँ पर बताए हुए हैं उन्होंने कि भाई क्या 5 तरीके हैं जो कि एक जैन को फॉलो करने होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपको क्या फॉलो करना है? आपको अहिंसा फॉलो करना है, नॉन वायलेंस फॉलो करना है। उसके बाद होता है सत्य, कि आपको जीवन में ट्रुथ बोलना है ना, ट्रुथफुलनेस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद होता है यहाँ पर ब्रह्मचर्य, है ना, जो कि लॉर्ड महावीर ने ऐड किया हुआ था कि भाई सेलिबेसी को आपको मेंटेन करना होगा। उसके बाद अपरिग्रह, मतलब कि चीजों को आपको इकट्ठा नहीं करना है, एक्विजिशन नहीं होना चाहिए। और अस्ते मतलब कि आपको स्टीलिंग नहीं करनी है, नॉन स्टीलिंग, ठीक है। तो ये पांचों जो प्रैक्टिस है, जो राइट कंडक्ट ऑफ लाइफ है, वो यहाँ पर जैन धर्म में आपको बताए हुए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जैन धर्म के रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात हो रही है कि भाई लॉर्ड महावीर ने या जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जो टीचिंग्स है उनको यहाँ पर उनके डिसाइपल्स ने कंपाइल किया, और कंपाइल करके जो टेक्स्ट प्रिपेयर हुआ उसे कहा गया उत्तराध्यान सूत्र। अब इसके अलावा भी और कई सारे सूत्र हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, जैसे कि प्राकृत, संस्कृत, तमिल, है ना, आगम जो एक मेजर रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें थी। और उसके बाद अगर हम देखें कि भाई जैन धर्म का स्प्रेड कैसे हुआ, तो स्प्रेड की बात करी जा रही है कि भाई स्पेशली अगर आप जैन धर्म की बात माने तो यहाँ पे जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो जैन धर्म के प्रोपगेशन में हेल्प कर रही है, और उन्हीं के बनाए हुए स्कल्पचर से, उन्हीं के बनाए हुए मॉन्यूमेंट से, टेम्पल से, है ना, जो भी उन्होंने एफर्ट्स लिए, उन सभी की मदद से जो जैन तीर्थंकर है और जो जैनिज्म जो है उसे दूर दूर के इलाकों तक स्प्रेड किया जा रहा है, ठीक है जी। चलिए अब यहां से समझते हैं बुद्ध के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में। सो बुद्धिज्म स्टार्ट होता है, इमर्ज होता है किसके थ्रू? गौतम बुद्ध के थ्रू। तो गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ जैन बुद्धिस्ट रिलीजन। अब यहाँ पर उनकी टीचिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि भाई दुख जो है, सौरो जो है, वो यूनिवर्सल है। आपके जीवन में जब भी आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे या हर वो इच्छा जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं उसके कारण आपको क्या होगा? उसके कारण आपकी लाइफ जो होगी उसमें दुख होगा। मींस दुख इज द इंट्रिंसिक ऑफ योर लाइफ, मतलब अगर आपका जीवन है तो जीवन के साथ आपको दुख फेस करना ही होगा, ठीक है। और क्या बोला हुआ है कि भाई प्लेजर जो है वो टेम्पररी है। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई दुख का सौरो मतलब दुख का कॉज क्या हो, व्हाट इज द कॉज ऑफ दुख? तो क्या है कि आपके पास डिजायर्स हैं बहुत सारी, और जब आपकी ये डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं तो या तो उस वजह से आपके जीवन में दुख है, या फिर आपके पास जो चीजें हैं उन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं और कुछ नया अचीव करने की या कुछ नया डिजायर कर रहे हैं, इस कारण से जो इग्नोरेंस आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसके कारण आपको दुख देखने को मिलेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज जो है वो टेम्पररी है, ठीक है, चाहे सुख हो दुख हो। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि हर एक चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है और एवरीथिंग सोललेस। देन उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम जीवन की बात करें तो जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? निब्बान, साल्वेशन, ठीक है। तो अगर हम हमारे जीवन से ईगो को हटा दें, अगर हम हमारे जीवन से डिजायर्स को हटा दें तो अल्टीमेटली हमारा जीवन जो है वो किसके तरफ? वो साल्वेशन की तरफ, हमारे अल्टीमेट गोल की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस साल्वेशन की तरफ जाने के लिए पाथ क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पाथ क्या होगा कि भाई आपका जो सेल्फ एफर्ट है, आपकी जो एथिकल लाइफ है ना, जो आपका पाथ ऑफ मॉडरेशन है, जो मध्यम पाथ उन्होंने बताया हुआ है कि ना तो हमें बिल्कुल एसेटिक बन जाना है, बिल्कुल ना तो हमें एक्सट्रीम तरफ चले जाना है, और ना ही हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन की तरफ चला जाना है एक तरीके से कि भाई हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, सिर्फ अपनी ही मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, है ना, सुख सुविधाओं में घिर चुके हैं। तो इन दोनों चीजों से हमें क्या रहना है? दूर रहना है, और मध्यम का जो पाथ है वो यहाँ पर हमें अडॉप्ट करना है, तभी हम साल्वेशन की तरफ पहुंच सकते हैं। अब अगर बात करी जाए कि भाई बुद्धिज्म के पैट्रॉन्स कौन है, तो सबसे पहले देखा गया कि मौर्यन किंग अशोक जो है, जिनकी वजह से बुद्धिज्म जो है वो बहुत दूर दूर तक, इवन एशिया में, है ना, ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्प्रेड जो है वो यहाँ पर आप बुद्धिज्म का देख सकते हैं। उसके बाद बुद्धिज्म के कौन कौन से सेक्ट्स बने? तो भाई शुरुआती मतलब जो ओरिजिनल सेक्ट है उसे थेरवाद या फिर हीनयान कहा गया, बाद में महायान डेवलप हुआ, और उसके बाद आगे जाकर अगर आप चाइना या ईस्ट एशिया वाले रीजन की बात करेंगे तो वहां पर आपको वज्रयान देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। तो 3 मेन सुत्तक्स हैं, है ना, जो यहाँ पर बुद्धिज्म में आप देखेंगे।
जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है ना, 3 बास्केट जिन्हें कहा जाएगा। तो सबसे पहला हुआ सुत्त पिटक, ठीक है। तो सुत्त पिटक में क्या बताया हुआ है बेटा कि भाई बुद्ध ने जो उपदेश दिए हुए हैं, बुद्ध के जो सेरेमन्स है जो उन्होंने रिकॉर्ड करे हुए हैं, वो किस में आया, वो है सुत्त पिटक में। उसके बाद हुआ विनय पिटक, मतलब बुद्ध ने आगे जाकर जो बुद्धिस्ट संघ बनाया और उस संघ में जो उनके फॉलोअर्स थे उनके लिए जो नियम बनाए गए वो विनय पिटक में आपको देखने को मिलेंगे। और जो फिलोसफिकल आइडियाज हैं वो डिस्कस करे जाएंगे आपके अभिधम्म पिटक में। अब यहां से हम बात करते हैं बुद्धिस्ट संघ के बारे में कि बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं अब वो अपने आप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में उन्होंने रखा हुआ है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है बुद्ध के फॉलोअर का, उन्हें ही कहा जा रहा है क्या, उसे ही कहा जा रहा है बुद्धिस्ट संघ। और ये बुद्धिस्ट संघ जो है वो रिपब्लिक्स के जैसे है ना, जिस तरीके से रिपब्लिक एक्ट करते हैं, यूनानिमसली कोई डिसीजन लेते हैं, वोटिंग करी जाती है, ये भी कुछ उसी ही तरीके से यहाँ पर फंक्शन करते हैं। ठीक है जी। तो बुद्ध ने क्या किया है ना, बुद्ध ने यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आगे जाकर उनके डिसाइपल्स ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उससे जुड़े हुए सभी मॉन्क्स जो हैं वो यहाँ पर संघ से जुड़ते हुए चले गए। अब ये जो संघ से जुड़े हुए जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, दे यूज्ड टू टीच द धम्म, है ना, जो लोकल लेडीज हैं, जो आम आदमी है, जो कि गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं, उन्हें धम्म के बारे में सिखाना, उन्हें सिंपली मतलब अपना जो जीवन है वो बिल्कुल सिंपल लाइफ के ऊपर आपको स्पेंड करना है और उसके बाद आर्म्स के ऊपर आपको डिपेंड करना है ना, कि बहुत कम प्रॉपर्टी रखना है अपने पास, बहुत बेयर मिनिमम रखना है और जो दूसरों से दान में मिल रहा है, भिक्षा में मिल रहा है, उससे अपना जीवन यापन आपको चलाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई शुरुआती जो बुद्धिस्ट संघ बना उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन अलाउड थे, लेकिन आगे जाकर गौतमी प्रजापति के साथ यहां पर अगर हम देखें तो विमेन का भी यहां पर जो एंट्री है वो अलाउ कर दी गई। उसके बाद बताया जा रहा है कि भाई बुद्धिस्ट संघ की अगर हम बात करें तो हर एक सोशल ग्रुप के जो लोग हैं यहाँ पर कोई भी बार कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समाज का हर एक इंसान, चाहे फिर वो ब्राह्मण हो चाहे फिर वो चांडाल हो, हर एक इंसान को एंट्री जो है वो यहाँ पर बुद्धिस्ट संघ में मिल रही है। अब वो बात करते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या था कि ब्राह्मणिकल रिलीजन के होते हुए भी बुद्धिज्म जो है वो इस समय पे ज्यादा स्प्रेड होता है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रू और व्हाट इज स्प्रेड ऑफ दी बुद्धिज्म। ठीक है। तो बुद्ध की जो टीचिंग थी वो अट्रैक्ट कर रही थी उन अनहैप्पी लोगों को जिन्हें ब्राह्मणिकल रिलीजन के वजह से एक तरीके से कई सारे रिलीजियस चेंजेस को, सोशल चेंजेस को फेस करना पड़ रहा था, जिनके ऊपर अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, सेक्रीफाइसेस वहां पर मेन है। ठीक है। तो जो भी लोग जो ब्राह्मणिकल रिलीजन से कहीं ना कहीं परेशान थे वो यहाँ पर बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, जो कि सिंपल लिविंग लाइफ को क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। देन बात करी जाए कि भाई इसके स्प्रेड की, तो अशोक के एफर्ट्स के थ्रू बुद्धिज्म जो है वो चाइना, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे कई सारे फार रीचिंग एरियाज तक बुद्धिज्म का स्प्रेड हम आपको देख सकते हैं। उसके बाद बात बताई जाए कि बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में, तो भाई सिंपल टीचिंग्स उन्होंने बताई हुई है कि आपको अपने कंडक्ट और वैल्यूज के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। कोई भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दान दक्षिणा करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने ऊपर काम करिए और आप अल्टीमेटली साल्वेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि भाई आपका जन्म चाहे किसी भी ग्रुप में हुआ हो, किसी भी कास्ट में हुआ, किसी भी सोशल ग्रुप में हुआ है, डजंट मैटर, आप अपने साल्वेशन के लिए यहाँ पर काम कर सकते हैं। बर्थ बेस्ड जो सोशल कैटेगरीज जो कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में बनाई हुई थी उसको यहाँ पर बुद्धिज्म जो है वो निगेट कर रहे हैं। चले अब यहां से बात करते हैं स्तूप के बारे में कि भाई जैसे ही अशोक आए तो अशोक ने बुद्ध के जो रेलिक्स हैं उनको और डिस्ट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूट करके कई सारे स्तूप जो हैं वो इंडिया में बनवाए हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई स्तूपास वर बिल्ड, स्तूप को बनवाया क्यों गया। तो क्यों बनवाया गया था बेटा, इसलिए बनवाया गया था कि भाई बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, बुद्ध के जाने के बाद जो उनकी डेड बॉडीज है, जो सामान वो यूज कर रहे थे, उन सभी चीजों को एक स्टोर हाउस प्रिपेयर किया जा सके, उनके लिए चीजें दी जा सके, साथ ही साथ एक ऐसा माउंड हो जो एक पिलग्रिमेज सेंटर बन सके, लोग जो है वो वहां पर आ सके और क्या कर सके, वहां पर वेनरेशन कर सके। तो कहीं ना कहीं स्तूप जो है वो एक स्टोर हाउस के जैसे तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक वेनरेशन सेंटर भी वो यहाँ पर बन रहा है, जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है वो यहाँ पर स्प्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। बाद में अशोक आए, अशोक ने यहाँ पर जो पहले से स्तूप बने हुए थे उन सभी से जो भी सामान निकला उसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया और उस समय के जितने भी फेमस टाउन्स थे उन सभी फेमस टाउन में अशोक ने आगे जाकर स्तूप जो है वो बनवाए हुए थे। जैसे कि आप सारनाथ देख सकते हैं, सांची देख सकते हैं, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर। ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट टाउन जो उस समय पर काफी फेमस थे किसी ना किसी रीजंस की वजह से, वहां पर अशोक ने यहाँ पर स्तूप का कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है। अब वहीं पर बात करें कि भाई क्या अशोक ने ही स्तूप बनवाए हैं, कॉमन सोसाइटी का उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो जी नहीं। जो अशोक नहीं थे, जब अशोक ने स्तूप नहीं बनवाए हुए थे, या जो कॉमन लेटी है वो भी किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ताकि स्तूप का कंस्ट्रक्शन हो सके। ठीक है। सो द पीपल यूज टू फंड, है ना, उन्होंने डोनेशन करे, उस डोनेशन के फंड से लोग जो है वो स्तूप बनवा रहे
हैं, जैसे कि यहाँ पर किंग है, गिल्ड्स है, आइवरी वर्कर्स है, कॉमन पीपल है, मॉन्क है, भिक्खू भिक्खुनीज है, ये सभी जो है अपने पास जो भी चीजें इनके पास होती थी उसे ये डोनेट कर दिया करते थे और उससे स्तूप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा था। जैसे कि अगर हम सांची के स्तूप की बात करें तो उसकी जो वेदिका है, उस वेदिका पे ऐसे कई सारे स्टोन स्लैब्स है जो बता रहे हैं कि हर एक इंसान का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उस स्तूप के कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्तूप के आर्किटेक्चर की। ठीक है, सो भाई बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर ये बना हुआ है इस तरीके से, एक सेमी स्फेरिकल माउंट है जिसे अंड कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेयरकेस दिख जाएंगे, दोनों तरफ से सोपान कहा जाएगा, बीच में यहाँ पर आपको इस तरीके से एंट्री गेट दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्कुलर पाथ दिख जाएगा। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ जिसे कहा जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रेलिंग दिख जाएगी जिसे वेदिका कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर जिसे हर्मिका कहा जा रहा है, मास्ट जिसे यष्टि कहा जा रहा है, और एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ना जिसमें बुद्ध के 3 रत्न आपको दिखाए जा रहे हैं, उन्हें छत्र कहा जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बुद्धिस्ट स्तूप आर्किटेक्चर के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब यहां से तो अभी तक हमने बात करी सांची के स्तूप की। अब बात करते हैं अमरावती के स्तूप की कि भाई जिस तरीके से सांची का स्तूप का प्रिजर्वेशन हुआ वैसे ही अमरावती के स्तूप का प्रिजर्वेशन क्यों नहीं हो पाया। तो अमरावती के स्तूप के बारे में यह बताया गया है कि भाई वहां पर इसके पहले कि उसका इन सितु प्रिजर्वेशन किया जाए, इसके पहले ही उसे फाइंड आउट कर लिया गया और लोग उस स्तूप की जो एक्चुअल वैल्यू है वो समझ ही नहीं पाए। तो लोगों को लग रहा था कि भैया शायद यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खजाना है, इस कारण से उसका माउंट तोड़ दिया गया उस लोकल राजा के थ्रू। और उस स्तूप के ऊपर जिस तरीके से जो भी स्कल्पचर्स लगे हुए थे, जो भी पैनल्स लगे हुए थे, उन्हें इस तरीके से लोग जो है वो दूर दूर ले गए और अपने अपने गार्डन्स में, स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने म्यूजियम्स में, अपने गार्डन्स में, अपने घरों में उन्हें यहाँ पर ब्यूटिफाई करने के लिए उन्हें यूज किया। सो बाय 1850 स्लैब सेंट टू द कलकत्ता, मद्रास एंड लंडन। स्पेशली अगर हम बात करें 1854 में तो जो वॉल्टर इलियट है उन्होंने यहाँ पर कई सारे जो स्तूप पर लगे हुए जो स्कल्पचर्स थे उन्हें मद्रास ले गए। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर एक और ब्रिटिश हिस्टोरियन की बात हो रही है विच इज दी एच कॉल। और एच कॉल जो है उन्होंने यहाँ पर इन सितु प्रिजर्वेशन के बारे में बात करी है कि भाई ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस स्तूप का इन सितु प्रिजर्वेशन जो है वो नहीं करवा पाई है। इन सितु प्रिजर्वेशन क्या हुआ बेटा? इन सितु प्रिजर्वेशन का मतलब हुआ कि भाई वो प्रिजर्वेशन जहां पर आप उस मॉन्यूमेंट को उसकी ओरिजिनल प्लेस पर ही उसका प्रिजर्वेशन आप करते हैं। ठीक है जी, उसकी बात हो रही है। अब अगर हम बात करें कि बुद्धिज्म और उससे जुड़े हुए स्कल्पचर्स और सिंबल्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और उनकी सिग्निफिकेंस जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है जी, तो बुद्ध की बर्थ को क्या सिग्निफाई करता है? बुद्ध की बर्थ को सिग्निफाइज करता है लोटस या फिर बुल। उसके बाद अगर हम महाभिनिष्क्रमण की बात करें, यानी कि बुद्ध का जो गृह त्याग था, है ना, जो रेनसिएशन है, उसे सिग्निफाई करता है हॉर्स। उसके बाद बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुआ, निब्बान जब प्राप्त हुआ, तो उसे सिग्निफाई करेगा बोधि ट्री। उसके बाद बुद्ध ने जब फर्स्ट सेरेमन दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा जा रहा है, ठीक है, उसे सिग्निफाई करता है व्हील। देन महानिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण, यानी कि जब बुद्ध की डेथ होती है तो उसे सिग्निफाई करता है स्तूप। उसके बाद और भी कई सारे मोटिव जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ और विजडम को सिग्निफाई करेगा एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बुद्धिज्म क्या करता है, यहाँ पर और दूसरे कल्चर से कई सारी चीजें सीखता है। तो जैसे कि अगर शाल भंजिका की बात करी जाए, ठीक है जी, तो सर्पेंट मोटिव, शाल भंजिका जो है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पॉपुलर ट्रेडिशन जो उस समय पर थे वहां से इन चीजों को अडॉप्ट किया जा रहा है। देन वुमेन विद लोटस एंड एलिफेंट, जैसे कि माया और गजलक्ष्मी, जो इंडिकेट करते हैं कि बुद्धिज्म धीरे धीरे जो है वो समय के दूसरे कल्चर से कई सारी चीजें जो है वो सीख रहा है और उन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, चल जी, अब यहां से बात करते हैं नए इमर्जिंग ट्रेडिशन के बारे में, यानी कि न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। तो अगर हम बात करें कि भाई 6th सेंचुरी बीसी से लेकर, है ना, यहाँ पर जो बुद्धिज्म इमर्ज हुआ उसमें धीरे धीरे 1st सेंचुरी आते आते कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो वो लोग जो बुद्धिज्म की ओरिजिनल टीचिंग्स को बिलोंग कर रहे हैं, जिन्हें अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स कहा जा रहा है, वो कहला रहे हैं हीनयान। अब हीनयान कौन हुए? हीनयान वो हुए जो कि बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स के ऊपर बिलोंग करेंगे। ठीक है, सो दीज वर कंसिडर्ड एज लेसर वीकर। ठीक है, जो सेल्फ एफर्ट के थ्रू निब्बाना को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और बुद्ध जो है वो उन्हें एज अ ह्यूमन बीइंग लग रहा है, जिन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर आपको निब्बान को प्राप्त करना है तो उसका मार्ग जो है, उसका तरीका है, उसका पाथ जो है वो यहाँ पर बुद्ध ने दिखाया हुआ है। और इस तरीके की आइडियोलॉजी, इस तरीके के फॉलोअर्स को कहा जा रहा है थेरवादिन्स या फिर हीनयान। अब वहीं पर जैसे ही 1st सेंचुरी सी आता है तो यहाँ से बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी में कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दीज लेटर बुद्धिस्ट टीचिंग जो है, जिन्हें महायान कहा जाएगा, ये अपने आप को ग्रेट व्हीकल कह रहे हैं। और इन्होंने कहा कि भाई साल्वेशन जो है वो आपको कैसे मिलेगा,
साल्वेशन मिलने के लिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है बोधिसत्वास के बारे में, ठीक है, कि भाई एक सेवियर का कंसेप्ट उन्होंने इमर्ज किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो बोधिसत्वास हैं ये खुद निब्बान की तरफ जा सकते हैं, बट इन्होंने अपने निब्बान के ऊपर ना फोकस करते हुए दूसरों को निब्बान का रास्ता बताया हुआ है। दैट मींस दीज आर दी सेवियर्स, सो दीज आर दी कंपैशनेट बीइंग्स हु अचीव मेरिट्स एंड यूज्ड टू हेल्प अदर्स टू अटेन द निब्बान। और इन्हीं की इमेजेस जो है, बुद्ध और बोधिसत्वास की इमेजेस जो है वो यहाँ पर वेनरेट करी जाती है। और अब यहाँ पर बुद्ध को ह्यूमन बीइंग नहीं माना जा रहा है, बुद्ध इज कंसिडर्ड एज दी गॉड, ठीक है जी। तो ये तो बात हुई बुद्धिज्म की। अब बात करते हैं हिंदू ट्रेडिशन की, ब्राह्मणिकल रिलीजन के बारे में, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म, ठीक है। तो वैदिक रिलीजन के बाद अब यहाँ पर पुराण का इमर्जेंस आपको देखने को मिलेगा, और उस पुराण के इमर्जेंस से अब हिंदुइज्म में आपको दो सेक्ट बनते हुए दिखाई देंगे। एक होंगे यहाँ पर वैष्णवाइट्स और दूसरे होंगे शैवाइट्स, ठीक है। सो वैष्णविज्म और शैविज्म ये दो सेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम वैष्णविज्म की बात करें तो इसमें लॉर्ड विष्णु की पूजा हो रही है, उनके 10 अवतारों की यहाँ पर पूजा हो रही है, जिससे वेरियस कल्ट्स यहाँ पर होंगे। और लॉर्ड विष्णु जो है वो यहाँ पर लोकल डाइटीज के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर उनकी पूजा आपको देखने को मिल जाएगी। अब वहीं पर अगर हम शैविज्म की बात करें तो भाई वहां पर भगवान शिव की पूजा हो रही है, उनके डाइटीज जो है वो आपको स्कल्पचर्स के फॉर्म में, पेंटिंग्स के फॉर्म में, ठीक है, और लिंग जो जिनके फॉर्म में हम उनकी वर्शिप कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ भगवान जो है उन्हें ऑर्नेट करने के लिए कई सारे ड्रेसेस जो है, वेपन्स जो है, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर उन्हें दिखाई जा रही है। अब यहाँ से बात हो रही है कि भाई अब जो रिलीजन है वो वैदिक की जो संस्कृत, जो कॉम्प्लेक्स संस्कृत लैंग्वेज है उसमें ना प्रोपोगेट करके उसे सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में प्रिपेयर किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी तक वेद के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि भाई वेद जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ सकते हैं, है ना, अपर त्रिवर्णास पढ़ सकते हैं, उसी की जगह पर अब जो है पुराण के साथ ये अलाउ कर दिया गया है कि महिलाएं और जो शूद्र हैं वो भी इन पुराणों को पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पुराण जो है वो भगवान के बारे में कई सारी स्टोरीज आपको बता रही हैं, गॉड के बारे में कई सारी स्टोरीज बता रही हैं, जो कि सिंपल संस्कृत में है और आम बोलचाल की भाषा है, तो लोग इसे काफी आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद पुराण जो है वो ये भी बताता है कि भाई भगवान और जो लोग हैं, जो डिफरेंट डिसाइपल्स हैं, उनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक जी। चलिए अब यहां से बात करते हैं कि भाई जब पुराणिक रिलीजन आया, जब भगवान की पूजा होने लगी, मंदिर बनने लगे, तो इन मंदिरों के बनने से धीरे धीरे टेंपल आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट आया। तो शुरुआत जो था उसमें आप अगर आप देखेंगे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको गर्भगृह नजर आएगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम यहाँ पर टेंपल आर्किटेक्चर्स में भी कई सारे फीचर्स को ऐड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गर्भगृह दिख जाएगा, शिखर, मंडप, ठीक है। उसके साथ साथ मंदिर जो है उसमें के ऊपर भी कई सारे स्कल्पचर्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका गर्भगृह, इसके ऊपर इस तरीके से विमान दिख जाएगा, सबसे ऊपर का पार्ट शिखर हो गया। ये इस तरीके से जो एक असेंबली हॉल है जिसमें भक्त इकट्ठे होंगे, चैंटिंग वगैरह करेंगे, वो मंडप हुआ। और जो मंदिर होते हैं, स्पेशली अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर जो एक रॉयल गेटवेज जो है ना, गोपुरम जिसे कहा जा रहा है, वो भी यहाँ पर आपको बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ दूसरे फॉर्म ऑफ टेम्पल जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल, जिन्हें रॉक कट केव यहाँ पर कहा जा रहा है, वो आपको देखने को मिलेगी। बारबरा केव्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये समझ में आ रहा है कि भाई विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम यहाँ पर आर्किटेक्चर में भी कई सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब उसके बाद बात करी जा रही है ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर कि भाई जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने जब हमारे इन स्कल्पचर्स को देखा तो वो उन्हें किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, क्या उनसे सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो शुरुआत में जब उन्हें जब चीजें मिली, जो स्कल्पचर्स मिले, तो वो उन्हें काफी ज्यादा क्या बोल रहे हैं कि भाई प्रिमिटिव है, ग्रीक आर्ट से काफी लेस है, ठीक है। लेकिन आगे जाकर जब उन्हें बुद्ध और बोधिसत्वा की कई सारी इमेजेस मिली हुई हैं तक्षशिला से, पेशावर से, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है वो काफी ब्यूटीफुली बनाए गए हैं, काफी इंटीग्रेटली कार्व्ड करे गए हैं। और इस कारण से अब धीरे धीरे, क्योंकि भाई ये ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में प्रिपेयर करे गए हैं, तो इस वजह से धीरे धीरे अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो ये समझ रहे हैं कि जो फेमिलियर स्ट्रक्चर, जो फेमिलियर आर्ट ऑफ स्कल्पचर उन्होंने देखा हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज में, उससे अब वो इस अनफेमिलियर यानी कि जो इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके तरफ वो आगे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है जी। साथ ही साथ ये बताया हुआ है कि टेक्स्ट में लिखी हुई कभी कभी स्टोरीज आपको हमेशा हेल्प नहीं करती, जिससे आप स्कल्पचर्स को, आर्किटेक्चर्स को समझ सकें, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखा गया था कि महाबलीपुरम में जो स्कल्पचर बना हुआ है उसे समझने के लिए टेक्स्ट जो है वो दो अलग अलग स्टोरीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो यहाँ पर इस चैप्टर में मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, जैसे कि डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, और ये जो है बेटा रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से इसके आंसर राइटिंग सीख लो, ठीक, और उसका आंसर जो है ये आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि हिस्टोरियन
often try to understand the meaning of sculpture by comparing it with the textual evidences. Evaluate the statement in the context of सांची स्तूप. ठीक है कि भाई सांची को किस तरीके से उसके ऊपर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं उसे कैसे समझा गया. ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द वैष्णविज्म एंड शैविज्म इन द पुराणिक हिंदुइज्म ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडिया ऑफ सीबीएसई 2025 का, यानी कि पिछले साल का ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. तो ये तो रहा हमारा रैपिड रिविजन. अब इसके साथ अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका वन शॉट वीडियो भी डला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं. टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.